कभी सोचा है कि हमारी भाषा की हर आवाज को, हर एक अक्षर को संगीत की किसी धुन की तरह मापा जा सकता है? एक ऐसा छिपा हुआ सिस्टम जो हमारी बातों में एक लय, एक रिदम पैदा करता है। आज हम उसी रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। तो सवाल ये है, एक मुर्गा हमें भाषा के बारे में क्या सिखा सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसका जवाब भाषा के एक बहुत ही गहरे राज का दरवाजा खोलता है। जी हाँ, मुर्गे की ये जो बांग है ना, ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि इसके अंदर भाषा की लय का पूरा विज्ञान छिपा हुआ है। तो चलिए, ध्वनि के इसी छिपे हुए ताल को समझने की कोशिश करते हैं। ये वो सटीक सिस्टम है जिससे किसी भी आवाज की लंबाई को, मतलब उसके ड्यूरेशन को, मापा जाता है। और ये पूरा सिस्टम मात्रा पर टिका है। मात्रा दरअसल समय की वो छोटी सी यूनिट है जिसे ये तय होता है कि किसी स्वर को कितनी देर तक बोलना है। इसे आप म्यूजिक की एक बीट जैसा समझ सकते हैं। देखिए, ज्यादातर भाषाओं में हमें दो तरह के स्वर मिलते हैं। पहला है ह्रस्व यानी छोटा स्वर, जो बस एक बीट या एक मात्रा का होता है। जैसे हम कहते हैं अब, तो अ की ध्वनि कितनी छोटी है। दूसरा है दीर्घ, मतलब लंबा स्वर, जो दो बीट का होता है। जैसे आम में आ की ध्वनि को हम थोड़ा खींचते हैं। ये तो खैर हम सब रोज इस्तेमाल करते ही हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब हम संस्कृत की एक ऐसी खासियत की तरफ बढ़ रहे हैं जो इन दो आम स्वरों से कहीं आगे जाती है। असल में संस्कृत भाषा में एक तीसरा बहुत ही खास स्वर भी मौजूद है, और यही वो स्वर है जो भाषा को सिर्फ लय ही नहीं देता, बल्कि उसे गणित की तरह सटीक बना देता है। इसे कहते हैं प्लुत स्वर, यानी ऐसा स्वर जिसे खींचकर बोला जाए। इसका उच्चारण पूरे 3 बीट यानी 3 मात्राओं तक किया जाता है। जरा सोचिए, ये छोटे स्वर से 3 गुना ज्यादा लंबा है। तो यहाँ इन तीनों स्वरों की लंबाई का फर्क बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। ह्रस्व 1 बीट का, दीर्घ 2 बीट का और प्लोथ पूरे 3 बीट का। 1, 2, 3, एकदम सीधी साधी गिनती। चलिए, अब अपने सबसे पहले सवाल पर वापस लौटते हैं। देखते हैं कि एक मुर्गा इस मुश्किल से लगने वाले कॉन्सेप्ट को कितनी आसानी से समझा सकता है। जरा कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह एक मुर्गे की बांग सुनाई दे रही है। उसकी आवाज में एक खास पैटर्न है, एक खास लय है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है। कमाल की बात तो ये है कि पुराने भाषा के जानकारों ने ये खोज निकाला कि मुर्गे की इसी बांग में ये तीनों मात्राएं नेचुरली मौजूद हैं। देखिए कैसे। मुर्गे की बांग को ध्यान से सुनिए। कुकू डुकू। इसमें जो पहला ऊ है वो छोटा है, यानी ह्रस्व। दूसरा ऊ लंबा है, वो हुआ दीर्घ। और आखिर की वो जो खींची हुई आवाज है, कू, बस वही है हमारा 3 मात्रा वाला प्लुत स्वर। एक ही आवाज में तीनों मात्राएं, है ना कमाल की बात? और पता है, ये सिर्फ मुर्गे तक ही नहीं रुका है। ये पूरा साउंड सिस्टम हमें अपने चारों तरफ प्रकृति में देखने को मिल सकता है। सच तो ये है कि पुराने विद्वानों ने प्रकृति को ही अपना गाइड बनाया। उन्होंने अलग अलग जानवरों और पक्षियों की आवाज़ों को बहुत ध्यान से सुना और उसी से इस पूरे मात्रा स्केल को समझा और बनाया। प्रकृति के इस म्यूजिक क्लास को देखिए। नीलकंठ की 1 बीट वाली चहक, वो है हमारा ह्रस्व स्वर। कौवे की 2 बीट वाली काँव काँव, वो हो गया दीर्घ स्वर। और मोर की वो 3 बीट तक खिंचने वाली पुकार, वो प्लुत स्वर का बेहतरीन उदाहरण है। अरे, यहाँ एक और जरूरी बात छिपी है। नेवले की वो छोटी तेज आवाज, उसे आधी मात्रा का माना गया, और यही एक व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की मात्रा होती है। इस बात को याद रखिएगा। तो आप जब हम इन नियमों को जान गए हैं, तो देखते हैं कि ये असल जिंदगी में कहाँ काम आते हैं। और हाँ, इसमें थोड़ा सा मैथ्स भी है। इस 3 मात्रा वाले प्लुत स्वर का इस्तेमाल खास तौर पर 2 जगहों पर होता है। एक, जब हम किसी को दूर से पुकारते हैं, जैसे राम। और दूसरा, वेदों और मंत्रों के उच्चारण में, जैसे ओ 3 ओम के पवित्र जाप में। चलिए, अब एक मजेदार खेल खेलते हैं, मात्रा मैथ्स। इसके नियम बहुत ही आसान हैं। बस किसी भी शब्द को उसकी आवाज़ों में तोड़िए, हर आवाज़ को उसकी सही मात्रा दीजिए और फिर सबको जोड़ दीजिए। मिसाल के तौर पर संस्कृत का शब्द रामः लेते हैं। अगर हम इसे इसकी बेसिक ध्वनियों में तोड़ें तो हमें क्या मिलता है? र, फिर आ, फिर म, फिर अ और आखिर में विसर्ग जो ह जैसी ध्वनि देता है। अब इनकी मात्राएं जोड़ते हैं। र
और म व्यंजन है तो उनकी हुई आधी आधी मात्रा। आ एक लंबा स्वर है तो उसकी हुई 2 मात्राएं। अ छोटा स्वर है तो उसकी 1 मात्रा, और विसर्ग को भी एक व्यंजन की तरह आधी मात्रा का ही गिना जाता है। तो कुल मिलाकर हुई 4.5 मात्राएं। इसका मतलब यह है कि भाषा में हर शब्द का एक अपना फिक्स्ड रिदमिक वजन होता है, जिसे इस तरह से गिना जा सकता है। आखिर में ये सवाल उठता है कि किसी भाषा में ध्वनि को इतनी बारीकी से मापने की जरूरत क्या है? इसका क्या महत्व है? यह श्लोक पूरी मात्रा प्रणाली के नियमों का सार है। यह हमें दिखाता है कि भाषा सिर्फ बातचीत का एक जरिया नहीं थी, बल्कि एक ऐसा विज्ञान थे जिसमें हर ध्वनि की अपनी जगह और अपनी एक सटीक वैल्यू थी। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर सिर्फ ध्वनि के लेवल पर इतनी सटीकता है, तो जरा सोचिए प्राचीन भाषाओं के स्ट्रक्चर में और कौन-कौन से गहरे रहस्य और ज्ञान छिपे हो सकते हैं, जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।